गोदी मीडिया का मतलब दलाल मीडिया, और जो लोग दलाली करते हैं वो देश के हित में भी नहीं होते हैं, अपने नस्लों के हित में भी नहीं होते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि सच्चाई को ताक पर रखकर जो लोग झूठी सियासत करते हैं, मीडिया कर्मियों, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी लाशों पर थूकेंगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी कब्रों पर थूकेंगे। जब इतिहास लिखा जाएगा कि सच्चाई कुछ और थी और मेरा बाप एंकर था और उसने उस सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर घृणा फैलाने के लिए, एक खास समुदाय को निशाना बनाने के लिए गलत तौर पर खबरें पेश किया था, तो तुम्हारी नस्लें भी तुम पर थूकेंगी। इसलिए इन चीजों से बाज आओ। देखिए, मामला यह है कि जो अपने बच्चों को बदतमीज बनाकर खुश होगा कि गांव के लोगों को मेरा बेटा गालियां दे रहा है, तो एक दिन आएगा कि बुढ़े बाप को बेटा भी गाली देगा। और नतीजा ये हुआ कि अगर अखलाक के कातिल को तिरंगे से लिपटा नहीं जाता, अगर मॉब लिंचिंग करने वाले मुजरिमों को यहाँ पर मंत्री के जरिए से इस्तकबाल नहीं किया जाता और इन लोगों का मनोबल नहीं पढ़ाया जाता, तो ऐसा ये मामला नहीं होता। मुझे खेद है कि सरकार कहाँ जा रही है, देश कहाँ जा रहा है। ये देश हमारा देश है, हम अपने देश में जीना मरना चाहते हैं, प्यार और प्रेम और सौहार्द के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन जो लोग सत्ता के खातिर उन्माद फैला रहे हैं, ये उन्माद उनकी राजनीति के लिए भी नुकसान होगा और देश के लिए भी नुकसान होगा। देश से अगर प्रेम है, कुछ लोग हिंदुस्तान को अपनी माँ कहते हैं, कुछ लोग मादरे वतन कहते हैं, सभी लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अगर मादरे वतन में रहना है तो माँ के संतानों को और मादरे वतन के वासियों से मोहब्बत करना होगा। और नफरत की हमने सौदागरी की तो कुछ दिन तक तो हम हुकूमत कर सकते हैं, लेकिन हमारी नस्लें तबाह हो जाएंगी। इस वक्त इन नफरतों की जगह पर मोहब्बत के जरिए से, क्योंकि देखिए नफरत के इन सौदागरों का मामला क्या है। आम हालात में इन लोगों ने क्या किया, आम हालात में तलाक बिल पेश किया इन लोगों ने। आप हुकूमत के गठन के बाद आप देखेंगे तो लगता है कि इस हुकूमत का सबसे बड़ा मसला तलाक का मसला था, नौजवानों के रोजगार का मसला नहीं था, देश के सरहदों का मसला नहीं था, चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पर मजबूती के लिए हमारे सिपाहियों का मसला नहीं था, सबसे बड़ा मसला तलाक का था। और तलाक बिल पेश किया और फिर क्या किया, बाबरी मस्जिद, रामनवमी का इनका मामला है, इनका मामला है मॉब लिंचिंग, इनका मामला रहा है। और फिर आप देखेंगे एनपीआर और सीएए का मामला इनका रहा है। तो ये नफरत आम हालात में कर रहे थे। अब जब कोरोना का मामला आया तो कोरोना के इस वायरस ने ये संदेश दिया मानव जाति को कि तुम भले ही अपने आप को अलग अलग धर्मों में बांट रहे हो, लेकिन बेसिकली तुम बुनियादी तौर पर इंसान हो, और मेरा हमला होगा तो धर्म देखकर नहीं, इंसानों पर मेरा हमला होगा। तो कुछ देर के लोग सहम गए थे, कुछ लोग के लिए सहम गए थे कि सब इंसान हम एक ही हैं, सब मिलकर लड़ रहे थे। लेकिन नफरत के सौदागरों को फिर चैन नहीं आया और फिर उन्होंने तबलीगी जमात का एक दुष्प्रचार करके और कहीं न कहीं से अकलियत के जरिए के खिलाफ नफरत का माहौल पैदा किया। और नफरत का माहौल पैदा करने के नतीजे में आज जो कुछ भी हो रहा है, चाहे परवीन का इलाज नहीं हो सका, चाहे दिलशाद का इंतकाल हो गया हो, सुसाइड कर लिया हो, चाहे पिटाई हो रही हो कहीं नौजवानों की, चाहे मेरठ के हॉस्पिटल ने नोटिस जारी किया हो, ये सारा उसी का रिफ्लेक्शन है। देश की मीडिया जिस तरह का जो सभी पेश कर रही है आज के डेट में, उस पर क्या कहते हैं आप? देखिए, मीडिया, लोग गोदी मीडिया कहते हैं। गोदी मीडिया का मतलब दलाल मीडिया, और जो लोग दलाली करते हैं वो देश के हित में भी नहीं होते हैं, अपने नस्लों के हित में भी नहीं होते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि सच्चाई को ताक पर रखकर जो लोग झूठी सियासत करते हैं, मीडिया कर्मियों, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी लाशों पर थूकेंगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी कब्रों पर थूकेंगे। जब इतिहास लिखा जाएगा कि सच्चाई कुछ और थी और मेरा बाप एंकर था और उसने उस सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर घृणा फैलाने के लिए, एक खास समुदाय को निशाना बनाने के लिए गलत तौर पर खबरें पेश किया था, तो तुम्हारी नस्लें भी तुम पर थूकेंगी। इसलिए इन चीजों से बाज आओ। और देश का कानून भी सख्त होना चाहिए। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी ऐसे लोगों की संज्ञान लेनी चाहिए। अभी देवबंद के मामले में हुआ, देवबंद में आया मामला कोरोना का और उसको जोड़ दिया गया दारुल उलूम देवबंद से, और मौलाना अरशद मदनी साहब ने अभी उनके खिलाफ मुकदमा किया है। अब ये लोग क्षमा यात्रा कर रहे हैं। मामला ये नहीं है, ये इन लोगों की आदत है। आप देखेंगे कि अहमदाबाद में भी, गुजरात में भी कई जगह पर मजदूर निकल के आ गए, वो खबर नहीं बनी, लेकिन बांद्रा में मस्जिद का मीनारा नजर आया तो मस्जिद का मीनारा लेकर उसको जोड़ देने का काम किया। ये तमाम तो लोग हैं, ये देश के को तोड़ने वाली ताकतें हैं। इन ताकतों से हमें होशियार होने की जरूरत है। हमारी सरकार इस पर कार्रवाई करे, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इसको नकेल लगाए। देश वैसे ही बहुत कमजोर हो गया है। कोरोना ने तो हमारी मईशत को, हमारी इकोनॉमी को तबाह कर दिया है। आने वाले हिंदुस्तान का निर्माण हमें बहुत मजबूती से करना है। तो इस भारत का जो निर्माण हमको करना है, तो भारत का निर्माण नफरत से नहीं होगा, बल्कि कोरोना के लड़ाई के साथ साथ भारत के निर्माण के लिए हमें मोहब्बत और हमें कानून का राज स्थापित करना होगा। बिहार के मुख्यमंत्री का कल स्टेटमेंट आया है और एक तरफ जहां उन्होंने अवाम नास से अपील की है कि आप लोग हमारा सहयोग करें,
दूसरी तरफ उनका ये भी दावा है कि हम कहीं ना कहीं कोरोना वायरस पर जो है कंट्रोल हमारे यहाँ हो रहा है। क्या कितनी सच्चाई उनकी बातों में, क्या कहते हैं आंकड़ों के हिसाब से आप? देखिए, मैं तो मगरमच्छ के आंसू बहाने वाली बात नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ उनका मामला ये है कि जिस तरह से दुश्मनों को आता देखकर कोई आंख बंद कर ले और कहे कि मैं महफूज हो गया हूँ, यही हाल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का है। माननीय मुख्यमंत्री जी तो खुद ही लगता है कि क्वारंटाइन में चले गए हैं। उनके देश के जनता की कोई हित उनको नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी से आप जुड़े हुए हैं, योगी जी भी आपके आइडियल बन गए हैं, तो योगी जी को आइडियल मान लीजिए ना आप, और जो आपके प्रदेश में फंसे हुए हैं उन तमाम लोगों को बुला लीजिए ना। आपने तो कहा था कि गांव के करीब जितने भी स्कूल्स होंगे, पंचायत भवन होंगे, कम्युनिटी सेंटर्स होंगे, हम उनको क्वारंटाइन में रखेंगे। लोगों को, हमारे लोगों को बाहर से आने दीजिए, वो रोते बिलखते रहेंगे अपने घर में अपने माँ बहन भाई बीवी बच्चों के साथ ही, वो थोड़ा सा खा के सो जाएंगे। लेकिन प्रदेश में वो रोता है, माँ यहाँ पर रोती है, बीवी यहाँ रोती है, शौहर वहां रोता है, बच्चे बिलख रहे हैं, और ये तमाम तर लोगों का कोरोना आप उसको महसूस नहीं कर पा रहे माननीय मुख्यमंत्री जी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का लोगों जनता को दिग्भ्रमित करने वाला या बयानबाजी है इनकी। इनको मान लिया कि ठीक है, उन लोगों को वहां रख दें। आप कहते हैं कि आपदा वालों का ही सबसे पहला हक है राज्य के खजाने पर, तो आपने खजाना क्यों नहीं बढ़ाया उसके तरफ, है ना? आप ही जितने बिहार के मजदूर प्लान किए हुए हैं किसी राज्य के नहीं है। सबसे अधिक मजदूर अगर हैं, आज कहा जाइए अहमदाबाद में लोग रह रहे हैं, सूरत में लोग रो रहे हैं, लुधियाना में लोग रो रहे हैं, चंडीगढ़ में लोग रो रहे हैं, आपके अमृतसर में रो रहे हैं, आप पूरे देश में आपके लोग रो रहे हैं, नोएडा में बुरा हाल है जी। एक अहम सवाल मजलिस के सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार हैदराबाद के मुख्तलिफ, तेलंगाना के मुख्तलिफ शहरों में, जिलों में जो है साहब कहीं ना कहीं राहत सामग्री तकसीम कर रहे हैं। जी। किशनगंज के जो यानी बिहार के जो सूबाई सदर अख्तरुल ईमान साहब कहीं कोई राहत सामग्री बांटते हुए नजर नहीं? देखिए, सवाल यह पैदा होता है कि हम लोगों ने महदूद तौर पर मीडिया के सामने में नहीं लाया भाई मेरे, ये मेरा कसूर हो सकता है, लेकिन हम थोड़ी सी पोटली देकर तस्वीर, कभी कभी तस्वीर भी जरूरी है, लेकिन हम हर मौके से तस्वीर नहीं, हमने बाहर में फंसे हुए बहुत सारे मजदूरों की मदद की है। उनको जिस तरह से हुआ हमने रकम भी पहुंचाने का काम किया, और सबसे बड़ा काम हम लोगों ने ये किया है। एक तो ये है कि हम लोग इतने बड़े वो नहीं है, हैदराबाद में हमारे कौमी सदर के सामने 7 वसाइल हैं उनके पास, उन्होंने बड़ा काम किया है। बिहार के मैं समझता हूँ कि 25,000 50,000 मजदूरों की खबरगिरी की है, और जात पात मजहब और पार्टियों से ऊपर उठ के उसने की है। 10-5 लोगों की जिसने उसने खिदमत की है, किसी ने वो पोटली दिखाकर तस्वीर दिखा रहे हैं हैदराबाद से भी कुछ लोग, लेकिन वो देखें, वो तो ये कहेंगे हाथी पर बैठा हुआ एक जूही की शक्ल का है उसका मामला, और वो करवा रहे हैं। लेकिन हमारा वो काम हो रहा है, यहाँ भी हम लोग काम कर रहे हैं, और हम लोगों ने सबसे पहले 17 तारीख को कोरोना के सिलसिले में डीएम से हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया कि साहब कोरोना के ताल्लुक से हिफाजती इकदाम किए जाएं यहाँ पर, और उसके बाद मजदूरों से हमारा बराबर संपर्क लगा हुआ है। देश के जिन जिन जगहों पर हमारी पार्टी काम कर रही है, बॉम्बे में भी, दिल्ली में भी जो हमारी पार्टी काम कर रही है, अहमदाबाद में भी काम कर रही है, तो वहाँ के मजदूरों को जहाँ तक हम लोगों ने हुआ है, वहाँ के हमारे जो पार्टी के लोग हैं वो लोग मदद कर रहे हैं। हैदराबाद में बड़े पैमाने पर मदद हो रही है, बेंगलोर में भी हमारे कुछ लोगों ने काम किया है, और जो कुछ काम चल पा रहा है लोकल चल पा रहा है, लेकिन बहुत विस्तार के साथ हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारी मजबूरी। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं निहाल साहब कि आज के दिन में कोई सियासी पार्टी या कोई एनजीओ या कोई देश की कोई एक बड़ी कंपनी इस पीड़ा की घड़ी में सारे लोगों की सहायता नहीं कर सकती। और आज जो सबसे बड़ी है वो सरकार की जिम्मेदारी है, नागरिक आपके है, खजाना आपके पास है, टैक्स आपको दिया है। बिहार का जो मजदूर गया है वो 1 रुपया कमा के लाया है, तो अपनी बीवी बच्चे माँ बाप पर वो 50 रुपए खर्च किया है, 50 रुपए बिहार के सरकार के खाते में किया है। तो बिहार का सरकार नहीं उठेगी, देश की सरकार नहीं उठेगी, तो कौन कर पाएगा? और मामला यही नहीं है कि प्रदेशों से मजदूर फंसे हुए हैं, लोकली भी मजदूरों का जो परिवार है इनका बुरा हाल है। तो हमारी पार्टी महदूद पैमाने पर जो कुछ हम लोग कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं। एक और अहम सवाल है, और करने के लिए हम लोग को शक्ति दे इस वक्त, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। एक अहम सवाल ये भी है कि हमारा जिला मुस्लिम अक्सरियत वाला जिला है, और यहाँ के बेशतर लोग मदरसों से जुड़े हुए हैं या हाफिज कुरान हैं। हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा होना है कि साहब इस बार लोग घरों से बाहर तरावी के लिए नहीं जा पाएंगे, तो वो हुफाज कुरान जो इस बार तरावी नहीं, और जाहिर तरावी के जरिए भी उनका एक कहीं ना कहीं रोजगार से वो मुंसलिक होते हैं, इस पर ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश है आपका? नहीं, मैं ऐसे लोगों के लिए मैं अलग से कोई सियासी संदेश तो नहीं दे सकता हूँ। इसके लिए हमारे अकाबिरीन, हमारे मुफ्तियान, हमारे उलमाए कराम ने जो रहनुमाई की है कि वबाई अमराज के ताल्लुक से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें हिफाजती तरीक़े बताए हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में, और हमारे फ़क़ीह हज़रात ने जो रहनुमाई हमारी की है, उनके रहनुमा उसूलों पर हमको कारबंद होना चाहिए। लेकिन और ये है कि इबादत का ताल्लुक तो अल्लाह और बंदों के दरमियान में है, कभी जमात ज़रूरी है, कभी इनफरादी तौर पर भी है। तो जो कुछ हमारे बुजुर्गों की रहनुमाई हो रही है उस पर अमल करना चाहिए, और हम पूरे तौर पर जहां रमज़ान का इस्तकबाल करेंगे, रमज़ान के तकाज़ों को पूरा करने की कोशिश करेंगे, और वहीं एक आलमगीर जो वबा आई है
जो इंसानों पर एक बड़ी मुसीबत छाई है, उस वक्त उसमें भी हमारी जो शरई रहनुमाई हमारे उलमा करेंगे, और जो कुछ मेडिकल साइंस के ज़रिए से जो कुछ सरकारी तौर पर या मेडिकल के लोगों के जो एडवाइस आएंगे उनको फॉलो करना हमारी अखलाकी, हमारी ईमानी और हमारी इंसानी जिम्मेदारी है। सर 2 सवाल है एक साथ है, और आखिरी सवाल है जी। एक सवाल ये है सर कि आजकल तमाम तर जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र हैं और उन केंद्रों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फंड है, पैसे वगैरह मिल रहे हैं। और दूसरा ये कि कोरोना के सिलसिले में कई टीमें जो है इलाकों में आकर के उनका सर्वे कर रही है, लेकिन दोनों जगहों पर समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं वर्ग लाने का काम करते हैं और कहीं ना कहीं वो ये संदेश देने का काम कर रहे हैं कि अगर आप इनसे वाबस्तगी करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका NPR हो जाएगा। तो ये जो मिस परसेप्शन है इसको जरा क्लियर कर। नहीं, मैं कह रहा हूं कि डिजिटल इंडिया की बात ये लोग करते रहे हैं, और मामला ये है कि सारे लोगों का पहले जिन जिन लोगों को गवर्नमेंट की स्कीम से जोड़ा गया है, सबके जिनको आपने राशन कार्ड दिया है उनका पहले भी आधार कार्ड आपने ले लिया है। ठीक है, अगर उनको कुछ देना चाह रहे हैं तो उनका बैंक का वो ले लीजिए। अब आंगनबाड़ी की सेविका सहायिका को गांव के लोगों को जोड़ने का वो कर दिया गया है कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, कहाँ के हैं, आंगनबाड़ी से कुछ मिलना है नहीं। मामला ये है कि बाहर से कितने लोग आपके यहाँ आए हैं। भाई बाहर से कौन आया है यहाँ पर? जो बाहर से 2-4 आदमी आया है उसको चिन्हित कर लो गाँव के मेंबर साहब को पूछ करके, आंगनबाड़ी को। तो इससे कहीं ना कहीं लोग भय में हैं। हम ये इस बार में ये बात कहेंगे कि ये हमारे मुखिया जी को, स्थानीय जो हमारे जिम्मेदार हैं, वो उनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि गांव के लेवल पर जब भी कोई सर्वे की टीम आए, जब भी कोई सबूत दस्तावेज तलब किया जाए, तो वो गांव के मुखिया के इजाजत के बाद ही हो। और गांव के मुखिया के इजाजत के बाद जब होगा तो गांव के मुखिया जी अपने वार्ड मेंबर की काउंसलिंग कर देंगे कि साहब फलाने स्कीम के तहत ये दस्तावेजात मांगे जा रहे हैं, तो लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये बेढंगे पंदाज में लोग काम कर रहे हैं, और नतीजा ये हो रहा है कि आज PDS के दुकान में ये लोग ले रहे हैं। PDS के दुकान में अगर ले रहे हैं तो PDS के दुकान में एक नोटिस बोर्ड टांग दीजिए आप कि सरकारी सहायता राशि प्राप्त करने के लिए जरूरी तौर पर है कि ये कागजात सबमिट करें। अब PDS का जो डीलर है वो कह रहा है और लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं। तो सरकार के काम करने का तरीका उचित नहीं है, और ब्लॉक लेवल से हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल से हो, जनप्रतिनिधि इसी दिनों के लिए होते हैं, इन्हीं कामों के लिए होते हैं कि जनप्रतिनिधियों से वो संपर्क करें और जनप्रतिनिधि लोग काउंसलिंग करें। चूंकि ऐसा भी देखा गया है कि दरवाजों पर एक स्टिकर साटने वालों ने 50-50 रुपए, 100-100 रुपए, 500-500 रुपए वसूल कर लिए हैं। और आज कहीं ना कहीं से लोगों का, किसी का नाम गलत हो गया है आधार में, किसी का नाम गलत वोटर लिस्ट में हो गया है, और आज के दिन में जब से NPR की तलवार लटकी है तो लोग बहुत भयभीत हैं कि न जाने गलत तौर पर भी कोई ऐसा लोग हमारा कागजात लेके चले जाए। ये मामला तो है, लेकिन इसका सही तरीका यह है कि जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर ये काम कराए जाएंगे तो गाँव के लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आखिर में संदेश यही है, मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि कोरोना से बचने के लिए जो भी आप हिफाजती तदबीर कर रहे हैं उस तदबीर की पाबंदी सब लोग करें, लेकिन इस हिफाजती अक़दाम के नतीजे में लोगों की जो परेशानियां हो रही है उसके हल के लिए भी हुकूमत कदम उठाए, और हम कोरोना से भी लड़ेंगे और हम गरीबों के हक के लिए भी लड़ेंगे।